हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसोलेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंसोलेशन। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। तो इंसोलेशन का मतलब क्या है? इंसोलेशन तीन शब्दों से मिलकर बना है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन से रेडिएशन आ रही है उसी को ही हम इंसोलेशन बोलते हैं। ये सन से आने वाली रेडिएशन, इसका टेक्निकल नाम है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में इसको ईएमआर भी कह देते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बने होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन उन सब के परपेंडिकुलर होती है। इसको एक इस तरह समझने की कोशिश करें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये वाली होगी। तीनों एक दूसरे के समकोण होते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनते हैं, क्या होते हैं, ये एक थोड़ा सा ज्योग्राफी के बियॉन्ड का कारण है। ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सूरज से जब रेडिएशन निकलती है तो वहाँ ये प्रोसेस होगी और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे क्रिएट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बना लेता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक बार एक फील्ड जनरेट हो गया, वही दूसरे को, दूसरा फिर पहले को जनरेट करता जाएगा और वेव आगे प्रोपागेट करती रहेगी। इसी वजह से ये वैक्यूम से भी आ सकती है। अदरवाइज जो साउंड वेव्स है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, इसको किसी ना किसी माध्यम की ज़रूरत है, जबकि ऐसी तरंगों को किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। और ये आगे बढ़ती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से ये इसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आगे बढ़ पाती है। ये इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड से बनी जो तरंग है, इसको एक साधारण तरंग से हालांकि अलग है, पर उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। एक साधारण तरंग को इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। जब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है तरंग का, उसको क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला एक वेव का हिस्सा है उसको ट्रफ कहते हैं। तो दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। तो हम किसी भी तरंग को कहेंगे तो या तो कहेंगे कि वेवलेंथ कितनी है, छोटी वेवलेंथ है या बड़ी वेवलेंथ। वेवलेंथ के साथ ही एक और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को समझा जा सकता है साइकिल पर सेकंड। साइकिल का क्या मतलब है? जैसे ये कोई कण है, ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है तो पहले नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये मीन पोजीशन पे आ गया, बीच की पोजीशन पे। तो इस तरह से ये एक पूरा साइकिल कर लेता है। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, पूरा गए यहाँ तक का, ये एक साइकिल हो जाता है। तो ऐसे साइकिल एक सेकंड में कितने पूरे करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। अगर कोई पार्टिकल बड़ी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, एक सेकंड में 100 बार वाइब्रेट कर जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 100 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से किसी भी तरंग को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इन दोनों का एक अपना रिलेशन है। वेवलेंथ को उल्टे वाई से डिनोट करते हैं, जिसको ग्रीक में नाम होता है लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, या म्यू एक टेढ़े वी की तरह सिंबल्स है, उससे इसको डिनोट करते हैं। चाहे एफ से कर लो चाहे म्यू से कर लो, और उसको लैम्डा से। उसको मेजर किया जाता है मीटर में या सब फैक्टर ऑफ मीटर। जैसे मीटर के छोटे हिस्से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर। इन दोनों का एक अपना रिलेशन है। ये दोनों को अगर गुना कर दें तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इनका गुना हो जाती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये देखें, दोनों में से मान लो एक हमें कोई गिवन है तो दूसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लैम्डा गिवन है तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें इसको, अगर हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो c/f। अब
इस फॉर्मूले से एक चीज निकल के आती है कि जो लैम्डा और एफ ये इन्वर्सली रिलेटेड है, एक दूसरे से उल्टे ढंग से रिलेटेड है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है ना सी के, अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ती है। यही बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन आगे हम देखेंगे जब हम इनको कैटेगराइज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। सन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक कंटिन्यूअस फीचर है जिसके अंदर अलग अलग तरह की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर देखें वेवलेंथ छोटी है, इनके बीच का गैप छोटा है, वेवलेंथ यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी है। वेवलेंथ छोटे होने से क्या हो गया, जिसकी वेवलेंथ छोटी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है। तो इस सिरे पर जो भी वेवलेंथ है ये लंबी वेवलेंथ है और उनकी कम फ्रीक्वेंसी है। इस सिरे पर देखें ये शॉर्टर वेवलेंथ है पर उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लॉन्गर वेवलेंथ लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वेवलेंथ हायर फ्रीक्वेंसी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये हायर फ्रीक्वेंसी है तो हायर एनर्जी है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है तो लोअर एनर्जी है। यहाँ देखें लॉन्गर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी लोअर होगी और उसमें एनर्जी भी लोअर होगी। तो सूरज से आने वाली जो किरणें हैं शॉर्ट वेव्स होती हैं, वो शॉर्ट वेव्स का मतलब ये वाली किरणें, ये देखो ये शॉर्ट वेव्स है इस तरफ की, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हायर होगी और उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। पर जब धरती को वो गर्म करती है तो धरती वापस जो तरंगे छोड़ते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ है। लॉन्गर वेवलेंथ इस तरह की, इस तरफ की वेवलेंथ को छोड़ेंगे। तो ये इन वेवलेंथ के अंदर आगे की तरफ ये इंफ्रारेड की ये वेवलेंथ के जब छोड़ेंगे तो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी बड़ी, फ्रीक्वेंसी होगी छोटी और उसमें एनर्जी होगी छोटी। तो ये जो फिनोमिना है कि वायुमंडल के गर्म होने का फिनोमिना, तो उसमें शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बेटर है यहाँ इंसोलेशन वाले चैप्टर में इसको अच्छे से समझ लें तो वहाँ पर फिर बड़ी आसानी होगी समझने में। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन को वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को हमने कुछ ग्रुप में बांटा हुआ है जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, उनको एक इकट्ठा हमने ग्रुप में बांट दिया। जैसे बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी तरंगों को गामा रेज, फिर जो उससे थोड़ी कम होगी एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव में बांटा हुआ है। विजिबल ये वही है जो हम देख सकते हैं, जो हमारी आईज इसके प्रति सेंसिटिव है। जितने भी तरह के कलर्स जो भी कुछ हम देख पाते हैं अर्थ के ऊपर या कहीं पर भी, वो केवल इतना सा पार्ट है जो सूरज से प्रकाश आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है तो प्रकाश उसका केवल इतना सा हिस्सा है। उसके अलावा इतनी सारी चीजें आ रही हैं पर हमारी आईज उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, उसके प्रति हमारी आईज सेंसिटिव नहीं है, हम उसको देख नहीं पाते। अब एनर्जी को देखें, हालांकि सबसे ज़्यादा गामा रेज और एक्स रेज की किरणों में एनर्जी होती है पर वो धरती पर ये बहुत कम पहुंच पाती है, बहुत कम एनर्जी लेके आती हैं। ये एनर्जी का ग्राफ है, सबसे ज़्यादा एनर्जी विजिबल रेंज में है। इस वाले में विजिबल लाइट क्योंकि पारगम्य है, धरती तक आ सकती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी विजिबल वाले क्षेत्र में है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी लेके आते हैं। ये क्यों नहीं लेके आते हैं एनर्जी, ये ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनकी क्वांटिटी भी कम है और ये एब्जॉर्ब भी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हो जाते हैं। तो जो सूरज से इंसोलेशन आ रहे हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी किस में है, विजिबल में। कह रहे हैं ना सूरज से आने वाली किरणें कौन सी है, शॉर्टर वेवलेंथ, छोटी तरंगे, हाई एनर्जी, ये छोटी तरंगे है। जब अर्थ गर्म हो जाती है और अर्थ फिर रेडिएट करती है, वो कौन सी तरंगे करती है, लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि छोटी आवृत्ति की, यानी कि कम ऊर्जा की, वो ये वाली ऊर्जा करती है इंफ्रारेड में। तो वायुमंडल इसको तो आने देता है, विजिबल रेज को तो आने देता है, पर इंफ्रारेड को जब जाती है तो रोक लेता है और वायुमंडल इसके द्वारा, इन इंफ्रारेड के द्वारा गर्म होता है। और जिसको कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर ये काम करते हैं इंफ्रारेड को पकड़ने का और हमारे यहाँ पर एक गर्मी को मेंटेन रखने का। तो इंसोलेशन क्या होगी, सूरज से आने वाली किरणों को इंसोलेशन कहेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये हमें इंसोलेशन कितनी मिलती है, जैसे ये अर्थ, इसके भारी जो वायुमंडल का ये भारी शोर है, वहाँ पर 1.94 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी जगह पर, तो
1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर और प्रति मिनट। जैसे ये एरिया है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, छोटा सा एरिया है, तो वहाँ पर 1 मिनट के अंदर जो रेडिएशन आ रही है वो 1.94 कैलोरीज आ रही है, और ये फिक्स्ड है। इस फिक्स है तो इसलिए इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। और सूरज से जितनी ऊर्जा निकलती है ये उसका 2 अरबवां हिस्सा है। सूरज से आने वाली ऊर्जा का मामूली सा हिस्सा है। 2 अरबवां हिस्से को समझने के लिए एक कल्पना करें, एक एरोप्लेन है और उसने 2 अरब रुपए बरसा दिए, और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको सिर्फ 1 रुपया मिलता है उसमें से, तो वो उसको क्या है 2 अरबवां हिस्सा मिल रहा है। अब ये देखो सन से कितनी एनर्जी मिल रही है और उसका 2 अरबवां हिस्सा केवल बाहरी छोर तक आता है, और पृथ्वी तक, धरातल तक पहुंचते पहुंचते तो उसका भी 50% रह जाता है, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सूरज से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इंसोलेशन है, उसके अंदर बहुत सारे तरंगे हैं, वो ग्रुप हमने बांटा हुआ है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इनको तो वायुमंडल रोक लेता है। गामा रेज, एक्स रेज को तो आयनोस्फीयर में ही रुक जाते हैं, और अल्ट्रावायलेट को जो 20 से 50 किलोमीटर की दूरी के बीच में जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन गैस मिलती है, O3 ओजोन गैस, वो ये सूरज से आने वाली ये पैराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, और ये अच्छा इनको रोक लिया, अदरवाइज ये धरती के सरफेस पे आती तो बहुत हाई एनर्जी की तरंगे हैं, तो हमारे ये स्किन के अंदर घुस सकती थी और कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकती थी और जीवन को पनपने नहीं देती है। तो अगली है विजिबल, जो पहले ही बताया था, आ सकती है जा सकती है, तो मैक्सिमम जो एनर्जी आती है वो विजिबल में ही धरती तक पहुंचती है। फिर इंफ्रारेड है, थोड़ी बहुत इंफ्रारेड आती है, उसको वायुमंडल रोक लेता है। कोई कौन रोके? वही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, और बहुत कम ही पृथ्वी तक पहुंचती है। जब पृथ्वी इसको वापस रेडिएट करती है तो यही तरंगे वापस जाती हैं, जिसको फिर वायुमंडल रोकता है और गर्म होता है। वायुमंडल के गर्म होने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जब आती हैं केवल 14 यूनिट्स एनर्जी ही वायुमंडल उस ऊष्मा को रोकता है, और वो मेनली कौन सी होती है? इंफ्रारेड। जब वापस जाती है, अर्थ से वापस जाती है, तो 34 यूनिट एनर्जी वायुमंडल रोकता है, और वो भी मेनली कौन सी होती है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन ही होती है। तो इस तरह ये 14 प्लस 34 48 यूनिट से वायुमंडल हमारा गर्म होता है। इसको अगली स्लाइड में और अच्छे डिटेल से देखेंगे। रेडियो वेव्स हैं जो आ सकती हैं, उनको वायुमंडल रोकता नहीं है, पर उसमें बहुत कम एनर्जी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी वेव्स रेडियो वेव्स ही होती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसमें सबसे कम एनर्जी होती है, तो वो पृथ्वी तक आ जा सकती हैं। अब देखते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मान लो जो ये वायुमंडल के ऊपरी छोर पे हमें कितनी यूनिट मिल रही थी, कितनी कैलोरी मिल रही थी? 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब हम उसको 1.94 नहीं कहते, मान लो ये 100 है, 100 यूनिट मिल रही है, और ये है इतना वायुमंडल, और ये है धरातल पृथ्वी का। तो यहां देखते हैं धरातल तक कितनी पहुंचती है। जब वायुमंडल के अंदर एंटर करती है, 35 यूनिट तो ऐसी हैं जो पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो उनको कहते हैं एल्बिडो ऑफ अर्थ, की धरती को ये यूज ही नहीं हुई धरती के लिए, तो ये वापस चली गई। इसमें से भी 6 यूनिट तो जाती है जो वायुमंडल में धूलिकण, डस्ट पार्टिकल है, उनसे टकराकर। 27 यूनिट जाती है बादलों से टकराकर, और 2 यूनिट जाती है जब धरातल पर पहुंचती है, तो वहां पर जहां आइस कैप्स है, स्नो कवर्ड एरिया है, ग्लेशियर्स है, उनसे टकराकर ये वापस चली जाती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और ये 35 यूनिट्स समझ लो एक तरह वेस्ट होगी, जिसको कहेंगे एल्बिडो ऑफ अर्थ। 100 यूनिट में से 35 यूनिट अगर चली गई तो बाकी कितनी यूनिट बची? 65 यूनिट बची। इन 65 यूनिट में से 14 यूनिट्स वायुमंडल डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? ये वही इंफ्रारेड है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे और वायुमंडल को गर्म करेंगे। तो डायरेक्ट वायुमंडल सूरज से गर्म होता है केवल 40 यूनिट्स। मेजर गर्म होगा धरती से, वो देखेंगे आगे इसको। तो बाकी बची हुई जो 51 यूनिट रहेगी, इसमें से भी 14 अगर लेस कर लें तो 51 रह गई, वो 51 यूनिट धरती के सरफेस तक आ जाएगी।
अब जब धरती इससे गर्म होगी, धरती गर्म होने के बाद वो भी अब रेडिएट करेगी। जो भी वस्तु गर्म होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करेगी इस अपने अंदर से। जब ये रेडिएट करती है 51 यूनिट, तो 17 यूनिट तो ऐसी होती हैं उसको वायुमंडल रोक ही नहीं पाता, वो सीधा स्पेस में चली गई 17 यूनिट। तो बाकी बची 34 यूनिट्स। 34 यूनिट्स को जो मेजरली कौन सी होंगी, इंफ्रारेड, क्योंकि अर्थ मेनली इंफ्रारेड को ही इमिट करेगा, और 34 यूनिट को वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वायुमंडल डायरेक्ट कितने से गर्म हुआ था, 14 से, और अर्थ से गर्म हुआ 34 यूनिट से। तो टोटल 48 यूनिट्स वायुमंडल को गर्म करने में इस्तेमाल होती है। एक क्वेश्चन है कि धरती पर ऊष्मा का सोर्स तो सन है, पर जैसे जैसे हम हिल्स पे ऊपर की तरफ जाते हैं ठंड बढ़ती है। देखो स्नो कैप्स हैं यहाँ पर, आइस पड़ी हुई है इधर। तो ठंड क्यों बढ़ती है जबकि हम तो सूरज के नज़दीक जा रहे हैं? वो इसलिए कि सूरज सोर्स नहीं है वायुमंडल को गर्म करने का, केवल वो तो 14 यूनिट ही गर्म करता है। मेजर सोर्स क्या, अर्थ है, अर्थ गर्म करती है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे ठंड बढ़ती जाती है, नीचे समुद्र तल पे ज़्यादा गर्मी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जब ये अर्थ निकालता है उसको नीचे ये मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करके गर्मी बढ़ा देंगे। ऊपर इनकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की मात्रा कम है, जिसकी वजह से जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडक बढ़ती जाती है। तो वापस आते हैं इस पर कि 48 यूनिट से वायुमंडल गर्म होता है। अब ये 48 यूनिट भी वायुमंडल पकड़ के नहीं रखता, इसको भी वापस रेडिएट कर देता है थोड़े समय के बाद। तो ये 48 यूनिट भी ये वापस स्पेस में चली जाती है, और टोटल इस तरह से 65 यूनिट स्पेस में चली गई वापस। 65 ही धरती तक पहुंची थी, 35 तो पहले ही चली गई थी। तो एक तरह देखें 100 यूनिट्स आई थी और 100 यूनिट्स का वापस हिसाब मिल गया। 35 यूनिट पहले चली गई थी और 65 यूनिट बाद में चली गई। तो धरती के पास या वायुमंडल के पास कितनी यूनिट रही? एक भी नहीं, जितनी आई सारी की सारी भेज दी। और ये अच्छा भी है, अगर कोई यूनिट, एक यूनिट भी रख लेता तो हजारों लाखों सालों में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता कि यहाँ लायक नहीं रहती। तो ये बेटर ही है कि ये सारा चला जाता है। तो ये था ऊष्मा का हीट बजट कि 100 यूनिट मिली, वो क्या क्या काम आई, कहाँ यूज हो और फिर कैसे चली गई, ये सारा का सारा कहलाएगा पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब देखते हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस कि यहाँ 0 डिग्री ये इक्वेटर है। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाए 90 डिग्री, नॉर्थ की तरफ जाए, ये साउथ की तरफ जाए 90 डिग्री, ये साउथ पोल हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा। इक्वेटर से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री अक्षांश के बीच में ही सबसे ज़्यादा इंसोलेशन पृथ्वी को मिलती है, और यहाँ पे जितनी मिलती है उससे कम जाती है। देखो मिल रही है यहाँ पर 1 2 3 4 यूनिट, जा रही है यहाँ पे 1 2 3 यूनिट, एक तरह से समझने के लिए, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो यहाँ पर आ रही है ज़्यादा, जा रही है कम, तो इससे यहाँ पे सरप्लस पैदा हो गया ऊष्मा का। दूसरी तरफ देखें 30 से लेके 90 डिग्री साउथ, 30 से 90 डिग्री नॉर्थ में आ तो यहाँ पे कम रही है और जा रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लगातार डेफिसिट, कमी हो जाती है ऊष्मा की। अब यहाँ ऊष्मा सरप्लस है, वहाँ डेफिसिट है, तो ये क्या होता है, हीट का ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ से वायु के द्वारा या ओशन करंट्स के द्वारा, उसको कहते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर हो गया। अगर ये नहीं होता ट्रांसफर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती। तो इस तरह से दोनों जगह ही जीवन नहीं पनप पाता। पर ये क्योंकि ट्रांसफर होती है वायु राशियों के द्वारा या ओशन करंट्स के द्वारा, इससे पूरे अर्थ पे कोई भी लाइफ के लिए सुइटेबल कंडीशन पैदा करते हैं। हालांकि यहाँ फिर भी काफ़ी ठंड रहते हैं, पोल हमेशा फ्रोजन रहते हैं और इक्वेटर उसके आसपास हमेशा गर्मी रहती है, पर फिर भी इतना एक्सट्रीम गर्मी नहीं है कि जीवन वहाँ पे ना पनप सके। तो ऐसे क्या फैक्टर हैं, कारक है कि जो इक्वेटर के आसपास के इलाके में तो ज़्यादा इंसोलेशन मिल रहे हैं, पोलर एरिया पे कम इंसोलेशन मिल रही है, ऐसी क्या वजह है? तो उसको हम अध्ययन करेंगे। कुछ फैक्टर हैं जैसे सूर्य की किरणों का सापेक्षिक झुकाव, दिन की अवधि, वायु की पारगम्यता, भूमि का ढाल, सौर कलंकों की संख्या,
पृथ्वी की सूर्य से दूरी और धरातल की प्रकृति। अब इनको एक एक को हम स्टडी करेंगे, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझें। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जिस रास्ते पे चक्कर लगा रही है उसको कहते हैं कक्ष। इस कक्ष पे बने लंब, ये कक्ष है, इसके ऊपर ये एक लंब खींच दिया हमने 90 डिग्री का कोण। किससे? इस कक्ष से। ये 90 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है ना, ये इस 90 डिग्री कोण से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। या हम ये कहें पृथ्वी का जो कक्ष है, कक्ष से पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री झुका हुआ है। चाहे हम 23.5 डिग्री लंब से झुकी हुई है या कक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, बात एक ही है। यही ऐसा कोण है, यही झुकाव है जिसकी वजह से इंसोलेशन में इतनी वेरिएशन आती है, सीजन बनते हैं। और वो किस तरह से बनेंगे, क्या कुछ होता है, इसको देखते हैं अगली स्लाइड में। इसी झुकाव की वजह से जो सूर्य की किरणें सारी धरती पर एक ही कोण से नहीं गिरती, अलग अलग कोण पे गिरेंगी। यानी कि इक्वेटर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में लगभग लंबवत किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं। जबकि पोलर एरिया पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में ये तिरछी किरणें पड़ती हैं, क्योंकि झुकाव है। अगर सीधी होती तो सारी जगह सीधी किरणें होती, पर इसके झुकाव होने की वजह से वहां पर वो किरणें तिरछी पड़ जाती हैं। अब एक समझने की कोशिश करें, सूरज है, बिल्कुल सीधा है। जब सीधा ऊपर हमारे सिर के ऊपर है तो सीधी किरणें, सुबह और शाम क्या है, एक एंगल पे चला गया, एंगल पे हो गया तो तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो सीधी किरणें की वजह से क्या होता है, वो कम इलाके के पड़ती हैं। जो किरणें आ रही हैं वो कम इलाके पे हो रही हैं, तो पर यूनिट एरिया पे वो ज्यादा पड़ रही हैं। एक तरह से यहाँ पे तिरछी किरणें ज्यादा बड़े इलाके पे फैल जाती हैं, तो पर यूनिट एरिया पे वो कम इंसोलेशन मिल रहा है। तो जैसे सुबह और शाम को लंबी परछाई होती है, तो इसका मतलब वो इतने लंबे एरिया पे पड़ती है, तो एक यूनिट एरिया में तो कम इंसोलेशन हो जाएगा ना। अब दोपहर को 12 बजे वो सारी की सारी इंसोलेशन एक छोटे से एरिया पे पड़ती है, तो वहाँ पे पर यूनिट इंसोलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं वहाँ इंसोलेशन कम मिलेगा, जहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। यही बात है, सुबह और शाम को इंसोलेशन हमें कम मिलता है और दोपहर को सबसे ज़्यादा धूप, सबसे ज़्यादा इंसोलेशन मिलती है। एक और वजह है कि वायु, जो तिरछी किरणें है उसको वायुमंडल की ज़्यादा मोटाई से होके गुजरना पड़ता है। यहाँ देखें, ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल, यहाँ पे इसको इतनी मोटाई से होके गुजरना पड़ता है, पर जब तिरछी किरणें हैं यहाँ पे इसको ज़्यादा वायुमंडल की मोटाई से गुजरना पड़ रहा है। वायुमंडल में धूलिकण है, बादल हैं, वाटर वेपर हैं, जो सूरज से आने वाली किरणों को या इंसोलेशन को रोक लेते हैं या उसमें रिफ्लेक्ट कर देंगी और पृथ्वी तक कम इंसोलेशन पहुंचेगा। तो ऐसे इलाकों में, ध्रुवीय इलाकों में जहां तिरछी किरणें पड़ती हैं वहाँ पे कम इंसोलेशन होगा, और ट्रॉपिकल एरिया में भूमध्य रेखा के आसपास वहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन होगा। यही वजह है भूमध्य के आसपास ज़्यादा एनर्जी रहती है, सरप्लस एनर्जी रहती है, और ध्रुवीय इलाकों में एनर्जी कम रहती है। दिन की अवधि भी एक फैक्टर है। पृथ्वी के झुके होने की वजह, सूरज की तरफ झुका हुआ है, पृथ्वी सूरज की तरफ जब झुकी हुई है एक एंगल पे, तो हम ये देखते हैं जब ये घूम रही है इस एरिया में, तो वापस जब ये इस एरिया में डे है और या नाइट है, ये घूम के आ जाए, यहाँ दिन हो जाएगा, रात आ जाएगी। बिल्कुल बीचों बीच जो ये पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। पर जैसे ऊपर जाएंगे, अब ये देखें, यहाँ तक तो 12 घंटे का दिन होता, पर ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पे विड्थ मिल रही है, यहाँ 12 घंटे के नाम पे बढ़ गए, कहीं 13 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 15 घंटे। और पोल पर तो यहाँ पे देखें, ये घूमती रहेगी पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये पोर्शन लगातार धूप में ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे 24 घंटे का दिन होगा। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं? नॉर्वे को। तो नॉर्वे यहीं पर लोकेटेड है जहाँ आधी रात को भी सूरज निकला होगा। तो जाहिर है जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, गर्मियों के समय में दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। अब जहाँ पर हम रहते हैं यहीं पे देखो, इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में सर्दियों में दिन छोटे होंगे पर गर्मियों में लंबे होते जाएंगे। 12 घंटे नहीं, 12 घंटे से ज़्यादा होंगे, लगभग 13.5-14 घंटे का दिन होता है। तो ये
लेंथ यहाँ पे बढ़ रही है गर्मियों के समय में। सर्दियों में स्थिति ये उल्टी हो जाती है, हमारे यहाँ पर लेंथ घटने लग जाती है। होना ये चाहिए था पर इतना कम होता रहता है दिन में से, और ये स्थिति उल्टी हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ने लगती है और साउथ पोल पर पूरे 24 घंटे का दिन होगा, और ये पोजीशन 6 महीने तक रहती है। यानी कि नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रात। साउथ पोल पे भी उससे उल्टा 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, ये पोजीशन होगी। तो हम देखते हैं इक्वेटर से जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं तो इंसोलेशन बढ़ता है, परंतु अभी तो हमने कहा नॉर्थ पोल पर तो इंसोलेशन कम है। अब ये दो फैक्टर कंट्राडिक्टरी हैं। कंट्राडिक्टरी इस तरह से है कि हालांकि इंसोलेशन तो बढ़ना चाहिए पर तिरछी किरणें ज़्यादा आ जाती हैं, तिरछी किरणें उतना ज़्यादा इंसोलेशन लेके नहीं आती। पर इन इलाकों में तो देखें जो ट्रॉपिकल के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर एक तो दिन की लंबाई बढ़ रही और लगभग सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर इंसोलेशन कहीं ज़्यादा मिलेगा बजाय कि इक्वेटर के। यही वजह है कि इक्वेटर से ज़्यादा इंसोलेशन हमें ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं। उसकी एक वजह और भी है, वो अगले स्लाइड्स में देखेंगे। ये है आइसलैंड का है, मिडनाइट का समय है, सूरज निकला हुआ है। पर देखो सूरज इतना ही निकलता है, होराइजन पे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ऊंचाई पे आ जाएगा कि सारा यूं रहेगा कि दिन के समय में सूरज यहाँ आ गया, रात के समय में इस पोजीशन पे सूरज रहता है। तो ये ऐसा है जैसे सुबह सुबह का सूरज निकला हो तो बहुत कम इंसोलेशन देगा, रहेगा वहाँ पर 24 घंटे गर्मियों के समय में। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर कि अगर वायुमंडल में बादल हैं तो वो इंसोलेशन को रोकेंगे, अगर क्लाउडलेस हैं वहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट है वायुमंडल तो बहुत सारी इंसोलेशन आ सकती है। तो जहाँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वायुमंडल मिलेगा वहाँ ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगी। अब ये देखते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर पर क्या है, दोनों तरफ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ से बल्कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की तरफ से यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं, जिसको व्यापारिक पवने, पूर्वी पवने भी कहा जाता है। ये इक्वेटर पे मिलके ऊपर की तरफ उठती हैं यहाँ से, और ऊपर की तरफ उठने वाली वायु क्या है, बादल बनाते हैं और बारिश करते हैं। तो इस इलाके पे इक्वेटर के आसपास ये सारा क्लाउड कवर यहाँ पे रहेगा, जिसकी वजह से इंसुलेशन कम होगी। और एक यहाँ दिन की लंबाई भी 12 घंटे है। पर जैसे हम थोड़ा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाएंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 30 डिग्री तक, 23.5 डिग्री दक्षिण या 30 डिग्री तक, यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर उठी हुई वायु थी, ये यहाँ पे नीचे की तरफ बैठती है 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे। जब हवा ऊपर से नीचे उतरती है तो वो बादलों को नहीं होने देती, क्योंकि ऊपर से नीचे उतरती हुई वायु गर्म हो जाती है कंप्रेशन की वजह से। अब ये बादल बनने नहीं देंगे तो यहाँ पे क्लाउड कवर होगा नहीं, क्लियर स्काई होगा, ट्रांसपेरेंट स्काई होगा, तो ज़्यादा इंसोलेशन आ सकती है यहाँ पर। यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादा इंसोलेशन होती है बजाय कि इक्वेटर के। और एक और थी कि यहाँ पे दिन की अवधि भी इक्वेटर की तुलना में 1 या 2 घंटे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा इंसोलेशन वहाँ मिलता है। ये मेजर कारण थे। कुछ गौण कारक है, सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, जैसे भूमि का ढाल। यहाँ पे देखिए सूरज है, ये पहाड़ है, सूरज की जहाँ दिशा सीधे जहाँ पे टकराती है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, जो इसकी सूरज विमुखी ढाल होगी जो अपोजिट साइड पर है वहाँ पर कम गर्मी होगी, कम इंसोलेशन मिलेगा। सौर कलंकों की संख्या, प्राय देखा गया है कि सूरज पर इस तरह के कुछ काले काले धब्बे मिलते हैं जिनको सौर कलंक कहते हैं, और 12 साइकिल का साइकिल होता है, उसमें बढ़ते घटते रहते हैं। तो ये देखा गया है जब ये सौर कलंक होते हैं तो वो सूरज ज़्यादा ऊष्मा देता है और पृथ्वी तक ज़्यादा इंसोलेशन पहुँचता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, वो अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाती है। तो सूरज उसमें एक जगह पे, मान लो सूरज यहाँ पर है, कभी तो पृथ्वी बहुत नज़दीक हो जाएगी सूरज से, कभी दूर हो जाएगी। सूरज से पृथ्वी की औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। पर जब सूरज से पृथ्वी बहुत नज़दीक हो जाती है तो वो 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। जब दूरी ज़्यादा है तो वो 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। तो अब सोचें कि पृथ्वी सूर्य के कब नज़दीक होती है, तो हमें ये लगेगा कि जुलाई में होती होगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी तभी मिलती है नज़दीक होने की वजह से, जबकि ऐसा नहीं है। 3 जनवरी के दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है सूरज से, और 3 या 4 जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है। पर ये तो देखो उल्टा है, जुलाई में तो हमारे यहाँ गर्मी होती है
अभी हम कह रहे हैं कि दूर है तो कम इंसोलेशन मिलेगा और यहाँ पे नज़दीक है तो ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा। यहाँ पर अब ये कंट्राडिक्टरी होगी, क्योंकि एक और फैक्टर है पृथ्वी का झुकाव जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पर 23.5 डिग्री झुकी है, बेशक से दूर है, परंतु नॉर्थ हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की तरफ है और उसी सूरज की झुकाव होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा, सीधी किरणें वहाँ मिलेंगी। जनवरी महीने में देखें, हालांकि हम नज़दीक हैं परंतु हम सूर्य से परे हैं, इस तरफ है हम नॉर्थ में, और दक्षिणी पार्ट सूरज की तरफ झुका हुआ है, तो दक्षिणी पार्ट में ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है बजाय कि हमें यूँ लगता है भी जनवरी में तो कम इंसोलेशन मिलता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कम मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में तो ज़्यादा मिलता है। अब ये देखें, जब पृथ्वी सूर्य की तरफ झुकी होती है तब वहाँ पे गर्मी होती है। हमारे यहाँ पे झुकी हुई जुलाई में, तो हमारे जुलाई में गर्मी होगी, पर यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध झुका हुआ है जनवरी में, तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में गर्मी होती है। अब एक और चीज़ की कल्पना करो, एक तो यहाँ पे गर्मी है, झुकी हुई उस तरफ है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी कम है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। ये 7% ज़्यादा इंसोलेशन लेती है बजाय कि यहाँ से, और ये 7% वहाँ ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती हैं, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लग जाती है दिसंबर जनवरी महीने में, क्योंकि वहाँ पीक पे गर्मी होती है। पर एक और चीज़ है, नेचर ने एक गिफ्ट दिया है धरती को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होने से बच जाता है, कि दक्षिणी गोलार्ध है वो ज़्यादा, वहाँ पे ओशन पार्ट है और लैंड पार्ट बहुत कम है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड पार्ट ज़्यादा है और समुद्री जो हिस्सा है वो कम है। तो ये जो पानी की यहाँ बहुतायत है वो इसको बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचा लेती है। तो ये पोजीशन जब जनवरी महीने में सबसे नज़दीक होती है उसको पेरीहिलियन बोलते हैं, और जब सबसे ज़्यादा दूर होती है उसको एपीहिलियन बोलेंगे। बाकी 21 मार्च और 23 सितंबर की ये स्थिति रहेगी, यानी कि दिन और रात वहाँ पर बराबर रहेंगे, सूरज सीधा चमकेगा इक्वेटर पर। जनवरी महीने में कैप्रिकॉर्न पे सूरज सीधा चमकता है, और जुलाई महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज सीधा चमकता है, यानी कि सीधे किरणें उस पर पड़ती हैं। धरातल की प्रकृति, कि धरातल अगर आइस से या ऐसे चीज़ों से ढका हुआ है जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी इंसोलेशन को, तो वहाँ पे कम इंसोलेशन मिलेगी। अगर आवरण वहाँ पे वेजिटेशन है या ब्लैक सॉइल है, ये जो ज़्यादा एब्जॉर्ब इंसोलेशन करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगी। तो ये जहाँ पे ठंडे इलाके हैं, ग्लेशियर्स हैं, स्नो कवर्ड है, वो सारे का सारा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो उनको इंसोलेशन भी कम मिलता है। तो पृथ्वी पर सूर्य ताप का वितरण देख लेते हैं। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड शो कर रहा है, ये पूरे साल इंसोलेशन मिल रहा है, नंबर एक बात। दूसरा, लगभग ये 35 यूनिट औसत है, 35 यूनिट के आसपास ही उसको इंसोलेशन मिल रहा है। इक्वेटर पर ज़्यादा इंसोलेशन कब मिलेगा? एक तो मार्च के महीने में मिलेगा और एक सितंबर महीने पे, क्योंकि वहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं। कम इंसोलेशन मिलेगा जून जुलाई में, क्योंकि यहाँ कहाँ पर आ गए सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ गई। तो मार्च और सितंबर महीने में इसको इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा इक्वेटर पर, जून के अंदर इंसोलेशन कम मिलेगा, दिसंबर में इंसोलेशन कम मिलेगा, क्योंकि तब सूरज कैप्रिकॉर्न पे चला गया। तो इक्वेटर पर जब जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तब तब इंसोलेशन वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं 45 डिग्री लैटिट्यूड की या 40 डिग्री लैटिट्यूड की। ये 40 डिग्री लैटिट्यूड का एक ग्राफ है, ये यहाँ तक पूरे साल उसको इंसोलेशन मिलता है। मैक्सिमम इंसोलेशन जून जुलाई के अंदर मिलता है यहाँ पर, क्योंकि सूरज नॉर्थ गोलार्ध में उस समय पर होता है, और दिसंबर जनवरी के महीने में वहाँ पर सबसे कम इंसोलेशन मिलेगा, क्योंकि सूरज क्या होगा, दूसरे गोलार्ध में होगा। तो ज़्यादा इंसोलेशन गर्मी के समय पर, ये नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बता रहे हैं, तो ज़्यादा इंसोलेशन जून जुलाई के महीने में, कम इंसोलेशन नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में उसको मिलेगा। और औसत कितना रहेगा? लगभग 25 यूनिट के आसपास। इक्वेटर के कम इंसोलेशन मिलेगा, 10 यूनिट कम मिल रहा है। अब 80
लैटिट्यूड को देखते हैं। गोलार्ध जो नॉर्थ गोलार्ध के 80 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर अक्षांश रेखा पे किस तरह से इंसोलेशन मिलेगा। तो 80 डिग्री पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन जून जुलाई में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है, परंतु पूरे साल नहीं मिलेगा। जनवरी फरवरी और नवंबर दिसंबर के महीने में तो सूरज निकलता ही नहीं है, और मार्च अप्रैल में भी उसको मिनिमम इंसोलेशन मिलेगा। मैक्सिमम इंसोलेशन मिलेगा जून जुलाई के महीने में। औसत इंसोलेशन यहाँ पर मिलता है 15 यूनिट। तो यही वजह है कि ट्रॉपिकल एरिया गर्म होते हैं और पोलर एरिया ठंडे होते हैं, क्यों यहाँ 35 यूनिट मिल रहे हैं, यहाँ केवल 15 यूनिट। तो समुद्री तरंगे हैं और वायु राशियां हैं, ये इस हीट को लेके वहाँ तक चली जाती हैं, जिसको कहते हैं एडवेक्शन, और वहाँ पर भी तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने से बच जाते हैं। ये टॉपिक करने के बाद अब कुछ इसमें MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद है वो तुम इजीली आंसर दे पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन। पहले ही बताया था, बिल्कुल सही बात है, इंसोलेशन कहते हैं। द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सूरज से सन की दूरी, मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर, अभी स्लाइड में था। उस पोजीशन को क्या कहते हैं, सन इज कॉल्ड एपीरियन बोलते हैं या पेरिलियन करते हैं, जब नियरेस्ट होता है, जनवरी के महीने जब नियरेस्ट होता है। तो इसका आंसर करना, कोई एक चॉइस होगी। विच ऑफ दीज फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन इंसोलेशन। इंसोलेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ये वेरिएशन क्यों है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, क्या ये कारण है, लेंथ ऑफ द डे ये कारण है, क्या ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर भी कारण है, क्या पहला ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ठीक है, एक सही इस पे मार्क करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन, अभी मैं बता रहा था। द शॉर्ट वेव रेडिएशन ऑन अर्थ आर एब्जॉर्ब बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज उसको एब्जॉर्ब करती हैं, पर किसको करती हैं, क्या शॉर्ट वेव को करती है, लॉन्ग वेव को करती है, ये ध्यान रखना इसमें। वेयर एज लॉन्ग वेव रेडिएशन पास थ्रू देम विदाउट एनी हीटिंग, जबकि लॉन्ग वेव्स चली जाती है। तो दोबारा से उस स्लाइड को देखना, बड़ा ट्रिकी है, फैक्ट्स को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया हुआ है, अच्छे से इसको देख लेना। अर्थ एज ए होल डजंट एक्यूमुलेट एंड लूज हीट, अर्थ हीट को एक्यूमुलेट नहीं करती और उसको लूज करती रहती है, और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बना रहता है अर्थ पे, बिल्कुल। तो इनमें से कौन कौन सी बातें ठीक है, उस हिसाब से अपना आंसर देना। With respect to the heat budget of the earth, consider the following statement. The surplus heat energy from the tropics is redistributed towards the pole. ट्रॉपिक में सरप्लस एनर्जी होती है, फिर वो पोल तक रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एरिया ज़्यादा हीट अप नहीं होते और पोलर एरिया परमानेंटली फ्रोजन नहीं होते। तो क्या ये बात सही है, डिस्कस किया ही था हमने, बिल्कुल। रफली 55% ऑफ इंसोलेशन रिफ्लेक्टेड बैक, जिसको एल्बिडो कहते हैं, कितना परसेंट है, क्या 55 था या कुछ और है, चेक करो इसको और सही आंसर दो। अर्थ रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन, अर्थ से जो रेडिएट जाती है, सन से आती है, कौन सी किस तरह की आएगी, और अर्थ से फिर वापस किस में जाती है, लॉन्ग वेव्स, रेडिएशन, इंसोलेशन, शॉर्ट वेव्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम इंसोलेशन ही रिसीव्ड ओवर, कहाँ मिलता है, क्या इक्वेटर पे मिलता है, क्लियर स्काई नहीं होता वहाँ पर, ध्यान रखना। ट्रॉपिकल एरिया पे मिलता है या सब ट्रॉपिकल पे, कहाँ पे क्लियर स्काई होगा, उसका जवाब देना। इंसोलेशन रेफर्स टू, इंसोलेशन का क्या मतलब है, विंड डायरेक्शन या सोलर रेडिएशन या प्रेसिपिटेशन या इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सन इज वर्टिकल ओवरहेड एट द नून ऑफ 21 जून पे सिर के ऊपर कहाँ होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, सदर्न में, पहले तो ये डिसाइड करो। तो कितनी डिग्री पर होगा, इनमें सही इसका आंसर देना, सही चूज करना। द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ इज मेंटेन बाय, हीट बैलेंस कैसे होते हैं, कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसके स्कैटरिंग हो जाती है, क्या उस वजह से है, या ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एयर वाटर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रांसफर हो जाता है हीट का, या ये रीजन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अर्थ और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इनमें से एक सही जवाब को चूज करो। अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड,
जो अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक करता है उसको क्या कहते हैं, ध्यान देना, जो यूज़ नहीं होता 35% होता है ये, क्या एल्बिडो, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन, क्या है वो, इसका सही जवाब दो। इस लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसोलेशन, इंसोलेशन से क्या समझते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दो, अर्थ पे कौन सी जगह पे ज़्यादा इंसोलेशन है, कौन सी जगह पे कम मिलता है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं, और सुइटेबल डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करो। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाया करो और फैक्ट फिगर को अंडरलाइन किया करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज़ किए हैं अपनी स्लाइड में। आपने ध्यान से लेक्चर सुना, उसके लिए थैंक यू।